अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। 24 नवंबर के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद की इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आपको बताया जाए, अभी खुद ऑफिस पहुंचने के लिए जब मैं रास्ते में थी तो फैजाबाद के ऊपर और जीरो पॉइंट के ऊपर बेतहाशा कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस मरतबा कंटेनर्स की तादाद पिछली तमाम दफ़ा से बहुत ज़्यादा लग रही है और इससे पहले इतने कंटेनर्स पहुंचते थे, लेकिन इस दफ़ा यानी अभी 2 से 3 रोज़ बाकी हैं और जितने बड़े लेवल के ऊपर कंटेनर्स पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। तमाम लोग ऑफिस में जो पहुंच रहे हैं, सब कोलीग्स का यही कहना है कि कंटेनर्स पिछली तमाम मरतबा से इस बार काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या सूरत हाल है। और रेड जोन तो रात गई ही खबरें आना शुरू हो गई थी कि बाकायदा तौर पे सील कर दिया गया है और इसके साथ साथ जीरो पॉइंट फैजाबाद, अब ये तमाम तर रास्ते भी जुज़वी तौर पर लग ऐसा रहा है कि शायद बंद करने की एक तैयारी चल रही है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू कर लिया गया है। 24 नवंबर का एहतजाज रुकवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट को भी बाकायदा तौर पर एक दरखास्त पहुंची है, जिसमें इस तरह की गई है कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ताजिर बरादरी वापस पहुंच चुकी है। अब ये ताजिर ही है, इनके पीछे कौन है वल्लाह आलम, अलग अलग कहानी हो जाएगी। बहरहाल वहां पर भी दरखास्त को टेकअप करेंगे जी आमिर फारूक साहब और दोबारा मामला अब एक बार अदालत में चला गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और अहम खबर है, पीटीए भी एक्शन में आ चुका है, जो ऑलरेडी बड़ा आप कह लें एक्शन में। इनके पीछे भी कौन है वो अलग कहानी है। बहरहाल अब जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, हुकूमत ने 23 नवंबर से वफाकी दारुल हुकूमत केपीके और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला कर लिया। पीटीए की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। यानी कुछ भी पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी एहतजाज अनाउंस हो, पूरे पाकिस्तान को जितना सफर करना पड़ता है इस हुकूमत की जानिब से, एहतजाज करने वालों की जानिब से नहीं। यानी ये खुद ही सब कुछ। अब जो 4 अक्टूबर वाला एहतजाज था, उसमें भी जब हम सुबह उठे थे तो पता ही चला था कि इंटरनेट जो है वो चल रहा है, लेकिन मोबाइल सिग्नल्स बंद है। लेकिन इस मरतबा इंटरनेट को, वाईफाई को, मोबाइल सिग्नल्स को बंद करने की एक बाकायदा तैयारी बाजार लग रहा है कि कर ली गई है। अब एक और अहम तरीन खबर अगर यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि 8000 से जायद क्राइम्स जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हो गए, रिपोर्ट हुए पिछले 9 महीने के अंदर, लेकिन उस पर इस्लामाबाद पुलिस कुछ नहीं कर सकी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की उस मार्च के बाद सामने आया, जो लग रहा था कि डी चौक से चाइना चौक तक एक मार्च किया गया कि शायद फलस्तीन या कश्मीर फतह करके आ गए, जिहाद जिहाद के नारे लगाए गए, जैसे पता नहीं खुदा न खास्ता कोई कोई हिंदुस्तान से आने लगे, कोई हिंदू दाखिल होने लगे इस्लामाबाद के अंदर, या क्या होने वाला है। अब यहाँ पर एक और बड़ी अफसोसनाक और होलनाक खबर है। यासिर मल्ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आप कह लें कारकुन भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आप कह लें क़यादत से भी इनका ताल्लुक है। यासिर मल्ही, जिस तरीके से उनके घर पर रात को छापा मारा गया और उस छापे के दौरान उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, और जान बचाने की कोशिश के दौरान होता क्या है उनके साथ कि वो एक घर की छत से दूसरी छत पर जब जंप करने की या भागने की उस तरीके से उन्होंने कोशिश की, उस दौरान वो गिर जाते हैं और गिरकर उनकी शहादत हो गई। अब इस शहादत के ऊपर शहबाज गिल का ट्वीट सामने आया। वो कह रहे हैं कि तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, खासतौर पर पंजाब की जो क़यादत है, पंजाब की क़यादत को, पंजाब के अहदेदारों को फौरी तौर पर यासिर के घर जाना चाहिए, खानदान के साथ खड़े होना चाहिए। नारोवाल इसमें वो ये भी बता रहे हैं साथ के सदर नारोवाल का बयान भी आ चुका है, पार्टी की सीनियर क़यादत को तवाना आवाज बनना चाहिए। इस वक्त यासिर मल्ही की शहादत पर हमें पार्टी के तौर पर सख्त रद्द-ए-अमल देना होगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर फोरम पर यह मसला उठाया जाए। तो ये अंधोनाक, हौलनाक वाकया कि एक शख्स ने पुलिस से जान बचाते हुए जब भागने की, एक एस्केप वाला रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की, तो इस तरीके से वो जान की बाजी हार गया। इस तरह पाकिस्तान की जो पुलिस है वो टर्न हो गई है मॉन्स्टर्स में, कि लोग अपना आप हवाले नहीं करना चाहते पाकिस्तान की पुलिस के। बहरहाल अगर आगे चले, इमरान खान का एक लेटर भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है और इमरान खान के ये जो लेटर मंजर-ए-आम पर आया है, ये बाकायदा तौर पे इमरान खान के वकील फैसल फरीद की जानिब से ये लेटर इस वक्त मंजर-ए-आम पर आया है। और इस लेटर के अंदर इमरान खान ने बाकायदा तौर पे ये आम खत नहीं है, ये एक गैर मामूली खत है, जिसमें इमरान खान ने तमाम तर सहाफती तंजीमों को, इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर मुखातिब किया है और मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों को मुखातिब करते हुए कहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक जो ब्लैकआउट कर दिया गया है और गुफ्तगू जो मेरी है उसके ऊपर गैर एलानिया पाबंदी को मुल्की और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया। खत में वजारत इत्तलात, पेमरा और पीटीए को इस गैर एलानिया पाबंदी का जिम्मेदार भी ठहराया गया इमरान खान की जानिब से, और मुतालबा किया गया है कि गैर जानिबदार जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक बाकायदा वफ्द जेल ट्रायल के दौरान भेजा जाए और इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त भी की गई है। खत में इमरान खान को अक्टूबर में खिलाफ कानून जो कैद तन्हाई में रखा गया उसके ऊपर भी बात की गई है। यानी गैर मामूली खत 24 तारीख से 2 रोज कबल ऑलरेडी एक इंटरनेशनल प्रेशर है, उसके बीचों बीच इस खत का सामने आना, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने ट्वीट्स कर रही है उसमें बाकायदा तौर पर पीटीआई ऑफिशियल, तमाम तर एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएन ह्यूमन राइट्स की तमाम तर तंजीमों को टैग भी करती है।
اس وقت جو رات سے خبریں چل رہی ہیں نا 24 نومبر کے احتجاج کی بات اگر ہو رہی ہے تو حالات اس طرح سے بن چکے کہ ہر کسی کے پاس کوئی خبر ہے. ابھی بھی اس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے, ابھی بھی اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں. شاید اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے کہ عمران خان کو غالباً اڈیالہ جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا. کوٹ لکھپت جیل, زمان پاک, بنی گالا, مختلف آپشن زیر غور ہیں. اس کے اوپر اجمل جامی صاحب بھی تبصرہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس وقت 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے بیک فٹ پر جا چکی ہے اور اس وقت جو ون پیج تھا وہ بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ پھٹ چکا ہے. یہ آڈیو سنیے گا. ایک بات تو طے ہے کہ گورنمنٹ ان پاور از آن دا بیک فٹ ناؤ, بیک فٹ پہ آ گئے ہیں اور اس کی وجہ جو بھی ہے آپ جانتے ہیں. دوسری بات آج آپ کو میں خبر دوں کہ پس پردہ جو بھی مذاکرات کی کہانی چل رہی ہے وہ 3 نقطے ہیں اس کے, علی امین گنڈا پور, عمران خان اور تیسرا آپ سمجھتے ہیں اس میں حکومت کا فی الحال کے لیے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے. اور مسلسل 2 دن ملاقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پازیٹیو انڈیکیشنز ملی ہیں. اب ڈیمانڈز ہیں کیا اور اس کے اوپر ہونے کیا جا رہا ہے پہلے وہ سن لیں پھر خان صاحب کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی 26 میں ترمیم واپس لی جائے, مینڈیٹ ہمارا واپس لیا جائے اور بے گناہ ورکرز کو قیدیوں کو رہا کیا جائے. رات گئے فیصل واوڈا کا بھی ایک ٹی وی شو کے اندر ایک کلپ وائرل ہوا ہے اس وقت کہ وہ کس طریقے سے خود کو تشبیہ دے رہے ہیں غالباً کسی پالتو کتے کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بہتر ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے تو بہت بہتر ہوں, وہ تو ان کے آگے لیٹے ہوئے ہیں, وہ تو پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کسی ڈیل کے لیے. مطلب ان کا کہنے کا انڈائریکٹلی مقصد یہ, آپ ویڈیو بھی سنیے گا, وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پالتو کتا ہونا, اب میں وہ اگلا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہی, بہت بہتر ہے. یہ آڈیو سنیے گا. انہوں نے ٹاؤٹ کا لفظ بھی یوز کیا, یہ بھی یوز کیا پالتو. دیکھیں پالتو کتے کی بھی نا بڑی قیمت ہوتی ہے, لیکن سڑک کے کتے کو اندر سے ہڈی اولاد پڑتی ہے. تو یہ تو میں نے ڈیفینس کر دیا. اور مجھے اگر کسی کا ڈاؤٹ کہہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ڈاؤٹ کہہ رہے ہیں, تو بھائی مجھے خوشی ہے میں اس کا ڈاؤٹ ہوں اسٹیبلشمنٹ کا, کیونکہ آپ پہلے اس کے ڈاؤٹ تھے, ساری پولیٹیکل پارٹیوں اس کے ڈاؤٹ ہیں, اور آپ پھر چاہتے ہیں کہ میری نوکری کی جگہ پھر ٹاؤٹ بن جائے, طاقتور لڑکوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ تو لیٹے ہوئے مر رہے ہیں, زبان سے ٹاؤٹ بننے کو تیار ہیں. تو بھائی اگر آپ کو ٹاؤٹ بجائے وہ اسٹریٹ کے کتے کو ٹھنڈا مارتے ہیں, وہ ٹھنڈا مارے تو پھر میرا قصور تھوڑی ہے. ناظرین یہاں پر ایک ویڈیو ہے, پاکستان میں معاملات کس طریقے سے چلائے جاتے ہیں اور پاکستان میں جو پارلیمان کے اندر قانون سازی ہے اس کے اندر براہ راست کس طریقے سے انٹرفیئر کیا جاتا ہے, مداخلت کی جاتی ہے, اس حوالے سے یہ بہت اہم ترین ویڈیو ہے. مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھ حامد میر صاحب بیٹھے ہوئے, پاکستان کے ایک بڑا نام, بڑا صحافی حامد میر صاحب اور مولانا 1 on 1 ایک پروگرام کے اندر بیٹھے, اور وہاں پر مولانا ان کو بتا رہے ہیں کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ تمام تر مسودہ پر اتفاق ہو گیا تھا, تمام تر معاملات طے ہو گئے, لیکن پھر اچانک وہ روک دیا, کسی نے روک دیا. اس پر حامد میر صاحب ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کس نے روکا, آپ نام نہیں لے رہے تو میں بھی نام نہیں لوں گا, لیکن اب وہ شخصیت ریٹائر ہو چکی ہے تو ان کا اشارہ کس کی جانب ہے, سب کی سمجھ کچھ تو آ رہا ہے. لیکن حامد میر صاحب جب سوال کر رہے ہیں کہ ان شخصیت کا آپ سے مسئلہ کیا تھا, جس میں مولانا نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا, سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے, لیکن ایک روز مجھے وزیر اعظم نے یعنی شہباز شریف نے باقاعدہ طور پہ بلا کر میسج دکھایا ان شخصیت کا, اور کہا کہ باقاعدہ طور پہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں جو دینی مدارس کے حوالے سے, ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے, جو معاملات کے اوپر ایک قانون سازی ہونی ہے, جو مسودہ تیار کیا گیا ہے, اس کو فوراً روک لیا جائے. اور اب وہ جو شخصیت ہے وہ ریٹائر ہو چکی ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت کہا جا رہا ہے ان کو اس وقت, اب تو ریٹائرمنٹ کی بعد کی لائف وہ گزار رہے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس شخصیت کی باقاعدہ طور پہ انٹرفیرنس تھی, مداخلت تھی اس وقت پارلیمان کے اندر تمام تر قانون سازی میں, اور مولانا نے پھر شہباز شریف کو کہا کہ آپ روک دیں تمام تر معاملہ, ہمیں آپ سے اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ اس چیز کو بے شک یہیں پر روک دیں. یعنی دیٹس ہاؤ پاکستان میں معاملات چلائے جاتے ہیں, اور پاکستان میں جو پارلیمان کے اندر قانون سازی ہے اس کے اندر اس طریقے سے مداخلت ہوتی ہے. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو صاحب تھے, کیونکہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کی آپ سے کیا لڑائی تھی؟ مجھے نہیں پتا. سامنے تو بہت میٹھے میٹھے خوبصورت انسان, خوبصورت گفتگو, لیکن مجھے تعجب ہوا جب مجھے موبائل دکھایا گیا کہ اس ان کا میسج, ہاں, ان کے دوسری خواندگی کے دوران شقوار ان کے کیا کیا پیغامات آتے رہے اور کیا کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی میں براہ راست مداخلت کر رہا تھا, براہ راست مداخلت کر رہا تھا. ناظرین کل اسد عمر کا ایک ٹویٹ سامنے آیا, اور اس ٹویٹ کے اندر اسد عمر صاحب غالباً اس وقت ملکی معیشت کا جو حال ہے, جس طریقے سے ملکی معیشت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے, اس وقت اسد عمر صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو چیدہ چیدہ نکات بتاؤں گی کہ 2 سال کی کرشنگ اکانومک ڈیفیکلٹیز کے بعد, یعنی بڑے مشکل ترین معاشی حالات کے بعد, ہم فائنلی جو ہے اکانومی کو ایمرج ہوتا دیکھ رہے ہیں, ریکوری دیکھ رہے ہیں. انہوں نے IT سیکٹر کا بھی ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی کچھ پاکستان کے جو قریب ترین ممالک ہیں جس میں چائنا بھی ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کس طرح ٹیکنالوجی اور استعمال, یعنی اسد عمر صاحب نے بہرحال جو سمری ہے ان کے ٹویٹ کی, اسد عمر صاحب نے کہا کہ 2 سال کے بعد ملکی معیشت جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے, ملکی معاشی معاملات جو ہیں وہ حالات جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اب اس کے اوپر جتنی بڑی تعداد کے اوپر ریاکشن آیا, یعنی اسد عمر صاحب ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ کے مزے لوٹے, وزیر بھی رہ چکے, عمران خان کی قربت, انہوں نے تمام تر چیزیں جو ہے اس کے مزے لینے کے بعد سب سے پہلے نمبر کے لوگوں میں تھے, یعنی پہلی صف میں جو لوگ کھڑے تھے پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے جانے والے, اس میں اسد عمر صاحب کا نام تھا, اور لوگوں نے
हमने बड़ी मुश्किल टाइम्स देखी। असद उमर साहब ने तो बहुत ज्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय किए और उसके बाद ये छोड़कर चले गए। और ये ट्वीट, अब इस ट्वीट का सामने आना 24 नवंबर के एहतजाज से पहले एक तासुर देना, मईशत बेहतर हो रही है, और ये तासुर और कौन देता है मुल्क में, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। अब इस ट्वीट के बाद इनको ठीक ठाक किस्म की बैकलैश का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर मैं एक और ट्वीट रखती हूँ आपके सामने, अवाब अलवी साहब का ट्वीट है, और वो कह रहे हैं कि इज असद उमर पोस्टरिंग हिमसेल्फ एज द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। वो साथ हवाला भी दे रहे हैं इस ट्वीट में, आपसे स्क्रीन पर चलेगा, कि जो अभी मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब साहब है, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे और लग ऐसा रहा है कि वो रिवाइव नहीं कर सकते इकोनॉमी को। तो शायद अब असद उमर साहब अपनी सीवी लेकर, आपको पता है हमारे मुल्क में बस नहीं चलता, क्योंकि बस नहीं पहुंचता घर, बस सीवी हाथ में, सीवी कोट के अंदर वो रोल मोल करके कोट के अंदर वाली जेब में रखी हुई हो, और जब भी कहीं बस चले, जब भी कहीं कोई ताकतवर शख्सियत सामने आए, सीवी पेश कर दी जाए। तो शायद असद उमर भी अपनी सीवी पेश करना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे वो ये भी लिख रहे हैं, नाउ कुड असद उमर भी मैन्यूवरिंग टू टेक हिज प्लेस, इट्स नो सीक्रेट विद इन पॉलिटिकल सर्कल्स दैट असद वाज अमंग द फर्स्ट टू लॉबी विद इन पीटीआई फॉर अ लीडरशिप ट्रांजिशन। यानी असद उमर साहब माइनस इमरान खान फार्मूले के ऊपर कुछ पहले लोगों में से एक थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, जो काम करना चाह रहे थे, इस हवाले से अग्रीड थे। और इनके स्टेटमेंट्स भी याद है यार के प्रोग्राम के अंदर लाइव ये जिस तरह से बैठकर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान को कुछ टाइम के लिए स्टेप बैक कर देना चाहिए। और अब इनका ये ट्वीट तो बहुत कुछ वाज़ेह हो रहा है। आखिर में आपको हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो ऑब्वियसली मरियम नवाज को न जाने अभी कौन सा कम्प्लेक्स है, न जाने कौन, अब इनके असिस्टेंट्स, कोऑर्डिनेटर्स, इनके पीएस, उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो इनकी मतलब पजीराई तो दूर की बात ना, तनज़्ज़ुली में मजीद इजाफा करते हैं किस तरीके से, कि वो उन्हें आइडियाज कैसे देते हैं। मरियम नवाज शरीफ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स ने भी गालिबन ये वीडियो शेयर की हुई हैं। और ये जो वीडियो है इसमें बाकायदा तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मरियम नवाज जो है उनकी तस्वीर, ये कामोकी की वीडियो है। यहाँ पर रिपोर्टर बाकायदा एक एक रेडी पर जाकर पूछ रहे हैं कि आपने क्यों मरियम नवाज की तस्वीर लगाई। इस पर रेडी से जो रेडी फरोश है वो उठ के बता रहे हैं खुद से, वो कह रहे हैं कि अगर हम नहीं लगाते तो 15 से 20 हजार जुर्माना किया जाता है। और वो पूछ रहा है रिपोर्टर कि क्या आपको चीज फ्री मिलती है, क्या बर्गर वाले को अंडे फ्री मिलते हैं, क्या आपको रोटी फ्री? उन्होंने कहा कुछ भी फ्री नहीं मिलता, वो वही महंगाई है जो पूरा मुल्क फेस कर रहा है, लेकिन हमें ऑर्डर है, सख्ती से कहा जाता है चेक करेंगे, तस्वीर हर सूरत होनी चाहिए। यानी आप अंदाजा लगाएं, फ्रूट के जूस वाला स्टॉल, शवरमे का स्टॉल, यानी हत्ता के मूंगफली वाला मूंगफली बेच रहा है कि आप जानते हैं छोटी सी एक जगह पे वो सेटअप लगा के उसको भी बाकायदा तलकीन की गई है कि तस्वीर होनी चाहिए। तस्वीर ना हुई तो किसी सूरत भी ये स्टॉल जो है उठा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। जब आप दिलों में राज नहीं कर सकते और जब आपकी परफॉर्मेंस, आपको लगता है कि हम इसके बाइस दिलों में राज नहीं कर पाएंगे, तब इस किस्म के हथकंडे अपनाए जाते हैं। वीडियो देखिएगा। ये बैनर जरूरी है लगाना? नहीं, ये पीछे भी लगा, जुर्माना पा देने, जुर्माना पा देने। ये ले, इधर भी भाई, यानी यहाँ मुझे भी बताया गया कि अगर आप स्टॉल पर नहीं लगाएंगे ये वाला तो आपका स्टॉल उठा लिया जाएगा। या बर्गर का स्टॉल है, इनको लगता है शायद अंडे फ्री आते होंगे, या क्या भाई आपको क्या चीज फ्री आती है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।